ये नहीं पता कि इस कहानी का अंजाम ये होगा। मौला जट का जो किरदार है, जो लेजेंड है, वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये नहीं पता कि मैं पुत्र नहीं पूरे पिंड दी मौत लेके आई हूं। इनफॉर्मल एक्सचेंज है वो हमेशा चलता रहता है, वो किसी के हुक्म से ना रुकता है न किसी के हुक्म से जारी होता है। कैद खाना चो बैठ लिया वे एक बेलेंच तो शेर नहीं रह सकते। हिंदुस्तान में ये अखबारात और वेबसाइट्स में शाया जरूर हुई है, लेकिन ऐसा भी कोई बहुत बड़ा मसला इसका नहीं बनाया जा रहा है। इंडिपेंडेंट उर्दू पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट द इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए रिकॉर्ड की जा रही है और मैं हूं उरूज जाफरी। इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात 7 दहाइयों बाद भी इतने ही नाजुक हैं कि जरा सी जुम्बिश इधर से हो या उधर से ताना बाना उधड़ के रह जाता है। मेरे साथ इस पॉडकास्ट में दिल्ली से शामिल हैं सहाफी राजेश जोशी और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है मुसन्निफ और नक्काद सलमान आसिफ साहब ने। हम इनसे इंडो पाक ताल्लुकात और ट्रैक 2 सिफारती कोशिशों के हवाले से बात करेंगे। आप दोनों साहिबान का हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। हम बात शुरू करते हैं राजेश जी आपसे। इंडियन मीडिया में आजकल पाकिस्तानी फिल्म मौला जट की रिलीज खासी चर्चा में है। राजेश जी, इंडिया में इस वक्त कैसा सेंटिमेंट है इस फिल्म के हवाले से? देखिए उर्दू साहबा, ये एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान में भले ही हो, लेकिन हिंदुस्तान में ये अखबारात और वेबसाइट्स में शाया जरूर हुई है, लेकिन ऐसा भी कोई बहुत बड़ा मसला इसका नहीं बनाया जा रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज होने जा रही जो माजी में ना हुई हो। कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट का पुत्र मौला जट है। सरदार जट का हिसाब कमरे चो बाहर आ गए। तो जिन लोगों की दिलचस्पी है वो उस खबर को पढ़ रहे हैं कि 2 अक्टूबर को ये फिल्म पंजाब सूबे में रिलीज होगी, और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि महाराष्ट्र में जो सियासी तंजीमें हैं, खासतौर पर शिवसेना के दोनों पर, वो इसको पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा जमाना इसी की बात कर रहा है। हाँ, ये खबर जरूर है और ये कहा जा रहा है कि देखें कैसी होती है मौला जट। सलमान साहब, आपके ख्याल में ये रिलीज दोनों जानिब सिफारती और सियासी बर्फ पिघलाने में कारामद होगी? हो भी सकती है, लेकिन इसका पहला नुक्ता तो ये है कि राजनीति जो है उसकी अपनी पेचीदगी होती है ना, और उसकी अपनी प्रायोरिटीज भी होती हैं। लेकिन ये भी सच है कि इनका असर या इनका प्रभाव जो है वो बहुत सारी तहजीबी सरगर्मियों पे पड़ता है और उनके तबादले पे भी उसका असर पड़ता ही रहता है। लेकिन आप किसी तहजीबी या फिक्री क्षेत्र के किसी इंसान से बात कीजिए जो फिल्म से जुड़ा हो, लिटरेचर साहित्य से जुड़ा हो, अदबियात से, तो यूं लगता है कि आपको यही जवाब मिलेगा कि अमन और शांति जो है वो गुफ्तगू से और मुकालमे से ही आती है। अच्छा, और ये मुकालमा चल रहा है, ये गुफ्तगू चलती रही है, ऐसा नहीं हुआ कि ये वेपराइज हो गई हो। मैं 2-4 मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। एक तो कोक स्टूडियो है। कोक स्टूडियो में पाकिस्तान के संगीत की गूंज आपको नजर आती है। इसी तरह पाकिस्तान के कोक स्टूडियो में भारत के बहुत से कलाकार जो हैं वो हिस्सा लेते रहे हैं, हिस्सा लेते हैं, कुछ म्यूजिक देते हैं। इसके आगे थोड़ा चलिए, अभी चंद साल पहले की बात है कि नीलम बशीर जो उर्दू की और पंजाबी की पाकिस्तान की एक जानी मानी कलमकार हैं, उन्होंने एक गीत रचा था गवांडने गवांडने, जो पंजाबी का शब्द है जिसका मतलब है पड़ोसन, और उसमें उनकी 2 बहनें बुशरा अंसारी और अस्मा ने उसको एक्ट किया था कि एक पड़ोसन भारत की है, एक पाकिस्तान की है, और वो अपने अपनी हड बीती एक दूसरे से साझा कर रही हैं। अच्छा, वो इतना मशहूर हुआ भारत में भी पाकिस्तान में भी। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तानी फिल्म जॉय राइड मेरा ख्याल है,
बड़ी उसकी वहाँ पे चर्चा थी, बहुत सराहना हुई। तो अनुपमा चोपड़ा जी वहाँ गई हुई थी, तो उन्होंने पूरा उस पे एक प्रोग्राम किया और उसके डायरेक्टर या हिदायतकार से पूरा इंटरव्यू किया उनका, और बहुत डीपली उसको देखा। मैंने यूट्यूब पे देखा और उसके नीचे हजारों कमेंट्स भी थे। कहीं भी ये लगता है कि सियासी जोड़ तोड़ या सियासी प्राथमिकताएं ऊपर नीचे आती रहें, लेकिन जो तहजीबी एक सफर है जी, और जो कल्चर और फिल्म का सफर है, उसका अपना एक रिश्ता है, और ये एक ज़ाहिर मतबादिल भी तो पेश करती है। सलमान साहब, आपने जो बात की कि ये जो तहजीबी क्रिएटिव कुव्वतें हैं ये अपनी सी एक जोड़ तोड़ में एक सिरा पकड़े रहती हैं दोनों तरफ से, कि बात कुछ ना कुछ चलती रहे, चाहे उसका असर कम हो या ज्यादा हो, लेकिन सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। राजेश जी, आप इत्तेफाक करेंगे हमारी इस बात से? नहीं, ये सिलसिला नहीं टूटना चाहिए, इससे कौन ना इत्तेफाकी जाहिर कर सकता है। सब चाहेंगे कि बातचीत का सिलसिला जारी रहे, जो हमसाए हैं वो आपस में बात करते रहें, तो इस पे तो कोई मतलब ना इत्तेफाकी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मौला जट है, हीर रांझा है, ससी पुन्नू है, ये जितने पाकिस्तान के उतने हिंदुस्तान के, लैला मजनू जितने ईरान के, उज्बेकिस्तान के, अफगानिस्तान के, उतने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन पर किसी एक का कॉपीराइट नहीं है। पिछले 8-10 साल से जो एक जो म्यूचुअल जो रिलेशनशिप थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, उसमें जो बर्फ जमी है, जो अपने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, उसकी तमाम वजूहात हैं। जो हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हम हमेशा रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो हिंदुस्तान में दरअंदाजी करते हैं, यहाँ पे वायलेंस फैलाते हैं। बॉम्बे में हुआ, पार्लियामेंट्री जो बिल्डिंग है उस पर अटैक हुआ, तो फिर किस बात का ट्रैक टू? ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हीं की शर्तों पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात मबनी हों, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है हिंदुस्तानी आवाम का जो जिनके ताल्लुकात हैं पाकिस्तान, रिश्तेदार हैं जिनके पाकिस्तान में, पाकिस्तानी लोग हैं जिनके हिंदुस्तान में रिश्तेदार हैं। तकसीम के दौरान जो ये खानदान तकसीम हुए, वो कम से कम चाहेंगे कि वीजा मिलने में उनको कोई मुश्किलात पेश ना आए, वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाए, पाकिस्तानी लोग वहां से यहाँ आए। तो ये, लेकिन इस पर ये हस्बे मामूल ये सब तो आते जाते रहते थे। एक अटल बिहारी वाजपेयी जब वजीर आजम थे हिंदुस्तान के, उन्होंने वो लाहौर गए और ट्रेन चली, वो सब कुछ हुआ, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी अनासिर हैं, कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स कह लीजिए या डीप स्टेट कह लीजिए, वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एक तशद्दुद वो जहां पर भी होता है, चाहे उरी पे अटैक हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में हो, उसके बाद से फिर सब कुछ डीप फ्रीज में चला जाता है, जिसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आप जैसे, हम जैसे आवाम को, जो चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात बने और एक अच्छे डिसेंट हमसायों की तरह हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी रहें। तो वो अगर मौला जट से वो होता मुमकिन दिखता हो तो हमको तो इस्तकबाल करना चाहिए उसका, लेकिन ये विशफुल थिंकिंग भी है कि एक मौला जट फिल्म अगर यहाँ रिलीज हो जाती है तो क्या ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे? जी बिल्कुल राजेश जी, यही मैं जानना चाहती हूँ कि जो लोग इस फिल्म की मुखालिफत के नतीजे में है या इस तरह का कोई भी और रिलीज होता है, कोई फनकार यहाँ से जाता है, तो इस मुखालिफत की वजूहात तो आपने बयान की हैं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ये सिलसिला जो है इसको चलता रखें, तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो दोनों तरफ से, या आपकी तरफ अगर इस वक्त एक मुखालिफत है, जो कुछ इस तरह के बयानात हमने पढ़े अखबारों में कि जी जो फवाद खान के फैंस हैं वो पाकिस्तान चले जाएं फिल्म देखने के लिए, या इसको इंडिया भर में ना रिलीज किया जाए, तो इस सेंटिमेंट को इस वक्त किस तरह देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में दो फिरके हैं, दो सियासी तंजीमें हैं, शिवसेना की ही है वो, उनकी तरफ से ये इस तरह के बयानात आए हैं। राज ठाकरे के चाचा जो बाल ठाकरे थे, ये उनकी सियासत का एक्सटेंशन है, और होता यह है कि इससे, इस तरह के बयानात से उन्हें आवाम में एक तरह का इस्तराब या खलफशार पैदा करने में मदद मिलती है। तो ये अनासिर जो यहाँ पे एलिमेंट्स आप कह रही हैं वो वहां हैं। आप देखिए,
पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान में जिंदगी तमाशा जैसी खूबसूरत फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होनी दी गई क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। तो अनासिर वैसे यहाँ भी हैं, पूरे बर्रे सगीर में है। यार कमाल करके रख लिया उन्होंने आर्ट और कल्चर को। ये आर्ट और कल्चर और ये जो जहन है इसको इन लोगों से आजाद कराना है, क्योंकि ये बयान देते हैं, ये आग लगाने वाली बात करते हैं, और ये जो फ्रीडम है फिल्मकार की, शायर की, जो अफसाना निगार है उनकी, उसको कैद करके रखना चाहते हैं। राजेश जी, ये बताइए कि आपको मौका मिले तो आप जाएंगे अमृतसर, चंडीगढ़, जहां भी आपके यहाँ ये फिल्म रिलीज हो रही है, देखने जाएंगे? आपने सही बात देखी। ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं बहुत बड़ा फिल्म का कॉन्शर नहीं हूं कि मैं सिनेमा लगा तो मैं उसके लिए कहीं भी जाऊं। तो इसके इम्कानात बहुत कम है कि मैं सिर्फ ये फिल्म देखने के लिए वहां जाऊंगा। हाँ, मौला जट का जो किरदार है, जो लेजेंड है, वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मेरे आसपास कहीं लगी फिल्म तो मैं देखना जरूर चाहूंगा। बस आप ये कहें कि अच्छे से फिल्म रिलीज हो यहाँ पे और लोग उसका एंजॉय करें, मौला जट के बारे में जाने, इधर के पंजाब के लोग जान बनी उसको जाने, वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जिन्होंने कैसा काम किया, डायरेक्शन कैसा है, उस पर तनकीद करें, उसका क्रिटिसिज्म करें या उसको अप्रिशिएट करें। उस तरह से बात होनी चाहिए। अब ये नहीं कि पाकिस्तान में बन गई फिल्म तो उसको साहब नहीं देखना चाहिए, अच्छा हिंदुस्तान में ये हो रहा है, नहीं साहब पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है जहालत है। हमारी गुफ्तगू काफी दिलचस्प है और इस पे बहुत बात हो सकती है, लेकिन मैं अब इसको समअप करते हुए आप दोनों से ये सवाल करना चाहूंगी कि आजकल ये भी खबरें हैं कि कोलैबोरेशंस हो रहे हैं कुछ A.R. रहमान साहब के साथ। हमारी एक यूनेस्को म्यूजिक अवार्ड याफ्ता सिंगर हैं सनम मारवी, वो काम करने जा रही हैं उनके साथ। इसके अलावा जस्सी गिल और यो हनी सिंह आए हुए थे, कुछ कोलैबोरेशंस की बातें हुई। तो आप इन खबरों को किस रोशनी में देखते हैं? सलमान साहब, आपसे पहले पूछती हूँ। मैं 2-3 जुमलों में इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। पहला जुमला तो ये है कि आपने इससे पहले इसी गुफ्तगू में ट्रैक 2 का नाम लिया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिसे ट्रैक 2 कहते हैं उसके कम से कम 2 रूप तो है ही। एक है उसकी रस्मी शक्ल और एक है उसकी गैर रस्मी या अनौपचारिक रूप है उसका। तो रस्मी शक्ल हो या ना हो, गवर्नमेंट की सहायता या मदद हो या ना हो, लेकिन जो उसका एक इनफॉर्मल एक्सचेंज है वो हमेशा चलता रहता है। वो किसी के हुक्म से ना रुकता है, ना किसी के हुक्म से जारी होता है। वो डायरेक्टली ना हो तो इनडायरेक्टली होता है, चाहे वो यूएई में हो रहा हो या इंग्लिस्तान में या अमेरिका में या कहीं। और राजेश साहब ने एक बड़ी अहम बात की तरफ इशारा किया कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस सिर्फ इस वजह से नहीं है एक मुल्क में दूसरे मुल्क की फिल्म या कलाकारों के प्रति कि वो दूसरे मुल्क के हैं, दूसरे देश के हैं। पाकिस्तान में ही जिंदगी तमाशा रिलीज नहीं होने दी गई और वो यूट्यूब पे हुई। मैंने एक फिल्म का भी नाम लिया था जॉयलैंड जी। तो जॉयलैंड को भी पाकिस्तान में पूरी तरह से रिलीज नहीं होने दिया गया था, हालांकि उसको एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी अवार्ड भी मिला। तो एक तो ये बात समझने की है कि ये आदान प्रदान होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही विचित्र बात है और सिर्फ एक जुमले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हालात कैसे ही हो, भारत में मेहदी हसन, नुसरत फतेह अली खान, आबिदा परवीन को सुनने वालों की कोई कमी नहीं होगी और उनको गाली देने वाला शायद कोई एक ही होगा। पाकिस्तान में लता मंगेशकर जी को इस पूज्य भाव से और इस इतनी उनकी अकीदत की निगाह से उन्हें देखा जाता है। और एक शायद राजेश जी के लिए दिलचस्पी की बात हो कि कुछ साल पहले अभी लता जी हयात थी तो कोई प्रोग्राम हुआ था मुंबई में जिसमें किसी यंग कॉमेडियन ने उनकी पैरोडी की, हास्य रूप से या व्यंग रूप से। अच्छा, वहां पे बड़े दिग्गज लिटरेरी लोग बैठे हुए थे, फिल्मों के लोग बैठे हुए थे, उन सबको बहुत हंसी आ रही थी। पाकिस्तान में तो एक कोलाहल मच गया, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आम लोगों से आप बात करें जनता में, हाउ डेयर यू,
लता जी के बारे में कोई पैरोडी क्यों करे और कैसे करे, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी माँ का कोई ठट्ठा बना रहा हो मेरे सामने। जी राजेश जी, लता का वही दर्जा यहाँ पर भी है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, शशि कुन्नू, हीर रांझा, लैला मजनू, मौला जट, ये सब की तरह नूरजहां, ये मुश्तरका है। नूरजहां को आप क्या कहेंगे? अब सादत हसन मंटो को आप क्या कहेंगे? तो आपकी बात में इसको मैं तस्लीम बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात को, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ये कितना विडंबना मूलक है, कितना विचित्र है ये मामला, कितना पेचीदा है कि एक पैरोडी है और वो पैरोडी को उसी शक्ल में लिया गया, कुछ लोग हंसे, लेकिन एक आपके पड़ोस में मुल्क है वो उस पैरोडी को पैरोडी नहीं मान रहा है। जी वहां पे गमो गुस्से की एक लहर है। तो ये लीनियर नहीं होते मामले, ये बड़े गहरे मामले हैं, इनकी जड़ें जैसे राजेश जी ने कहा कि हमारे मुश्तरका सकाफती वर्से में पैवस्त है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगी, इस गुफ्तगू को अगर हम सम अप करें, कड़वाहट भी आती है, कभी कहीं मिठास भी होती है, कभी कोई मोहब्बत की कुछ बूंदें बरसती हैं, कभी बादल गरजते हैं मुखालिफत के। तो शायद ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, मुझे तो इसी तरह नजर आता है आगे। आप दोनों की राय बारी बारी जानना चाहूंगी। राजेश जी, मेरी बात यह है कि महज एक फिल्म के रिलीज होने से हिंदुस्तान में रिलीज हो जाए या कुछ अच्छी हेडलाइंस मिल जाए, ये हम लोगों को भूल जाना चाहिए कि दोनों ममालिक अब बगलगीर हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा इन दोनों मुल्कों के बीच में कभी नहीं हुआ है। कोशिशें लगातार जारी रहनी चाहिए और जारी रहेंगी, ये मेरा मानना है। लेकिन रियलिस्टिक जो जमीन पर जो सच्चाई है वो ये है कि बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो दो मुल्कों के ताल्लुकात को शेप करते हैं, उसको शक्ल देते हैं। वो सिर्फ कल्चरल सतह पर नहीं, अदबी सतह पर नहीं, बल्कि जो सियासी सतह है, डिप्लोमेटिक सतह है, उस पर भी बहुत सारी, और मिलिट्री और उस पर भी बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। वो है ना, फैज साहब ने कहा था कि उनका मैं आखिर में वो शेर मुझे बहुत पसंद है कि जब सफ सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हम हर एक देश के झंडे पे एक लाल सितारा मांगेंगे। तो लाल सितारा तो मांगेंगे, लेकिन सफ कभी सीधा होता नहीं है। जी, होता नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे सलमान साहब? हम इस गुफ्तगू को समेटते हैं। मैं इत्तेफाक करता हूँ राजेश जी की बात से, और अगर आप इजाजत दें तो मैं भी फैज जी की कुछ इरशाद। जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में और लहू में कितनी लाली थी। यूं लगता था दो हाथ लगे और नैया पूरम पार हुई। ऐसा न हुआ, हर धारे में कुछ अनदेखी मझधारें थी। कुछ माझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थी। अब तुम ही कहो क्या करना है, नदिया तो वही है, नाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। इस छाती में जब हमने इस देश के घाव देखे थे, था वैदों पर विश्वास बहुत और याद बहुत से नुस्खे थे, पर रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे, वैद उनकी टूह को पा न सके और टूट के सब बेकार गए। अब तुम ही कहो क्या करना है, सीना तो वही है, घाव वही, नदिया तो वही है, नाव वही। अब कैसे पार उतरना है, अब कैसे पार उतरना है। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब।